नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम 17 मार्च 2022 में जानेंगे कि आज के क्या वीवीआई यानी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहा आज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 में जम्मू कश्मीर के लिए कितना का बजट संसद में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 1.42 लाख करोड़ रुपया यानी 1.42 लाख ऐसा कह सकते हैं, इसका सही आंसर होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाल फिलहाल में वित्त मंत्री ने इसको बजट पेश किया है संसद में, तो ये वीवीआई हो जाता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अभी सरकार कायम नहीं है, अभी वहाँ पे राज्यपाल शासन लागू है, यानी उप राज्यपाल का शासन लागू है। इस वजह से वहाँ अभी विधानसभा भी नहीं कायम है। इस वजह से वहाँ का जो भी बजट होता है अभी संसद में ही पेश हो रहा है, ठीक है। तो इसके पिछले साल वाला भी बजट भी संसद में ही प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, IIFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बैंकों का, लेकिन इसमें एक्सिस बैंक इस अवार्ड को जीत चुका है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। तो देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान है ना, वो ज़्यादातर देखते हैं कि आप लोग ज़्यादातर वो धार्मिक मामलों में उलझा रहता है। तो ये काम पाकिस्तान क्या किया कि महासभा में इसको प्रस्ताव इस्लामोफोबिया से मुकाबला के लिए, देखिए आप पढ़ सकते हैं ना, जो समझ रहा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया करवाने के लिए प्रस्ताव दिया। जिससे क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तुरंत इसको प्रस्ताव पारित कर दिया और ये 15 मार्च यानी जो 15 मार्च को जो प्रस्तुत हुआ ना, वो इसी तिथि को मतलब उसने पेश किया था, लेकिन पारित होते होते 16-17 मार्च हो गया, तो ये प्रस्तुत होकर पारित हो गया। इस वजह से अब इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 15 मार्च को मनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कंपनी ने एसआर ग्रुप की 1200 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का अधिग्रहण पूरा कर लिया। आप लोग यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी इसको अधिग्रहण कर सकता है, क्योंकि रिलायंस है तो ये ताप विद्युत में बहुत कम, इसका ज़्यादा उतना नहीं सुनते हैं। एचसीएल टेक ई टेक्नोलॉजी से कंपनी, इसको इससे लेना देना है, लेकिन कई बार होता है कि कंपनी दूसरे को भी खरीद लेता है दूसरे सेक्टर में, लेकिन ज़्यादातर ये सब काम अडानी जी करते हैं, गौतम अडानी जी, और इन्होंने ही इसको, अडानी पावर उन्हीं की कंपनी ने इसको अधिग्रहण किया है, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, बहुत सारे लोग कहेंगे कि गौतम अडानी भी बन गए थे, लेकिन नहीं। अभी आज यानी 17 मार्च 2022 को मुकेश अंबानी 103 अरब डॉलर है और गौतम अडानी 81 अरब डॉलर, यानी इन लोगों के देखिए 81 है ना, बहुत जल्दी हो सकता है, 1 से 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह में भी चेंज होकर नंबर 1 पर आ जाए गौतम अडानी, क्योंकि बीच में एक बार एशिया के सबसे अमीर गौतम अडानी बन गए थे। ऐसा जान सकते हैं एशिया में लगभग 48 से 51 देश है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन उसमें से सबसे मतलब एशिया का सबसे, इस 48 से 51 देशों जो भी है, बहुत को मान्यता नहीं मिला हुआ है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, ठीक है। तो इस वजह से टोटल 51 देश लगभग होते हैं। तो क्या होता है कि इसलिए जैसे उसमें मान्यता प्राप्त कम है, तो इस वजह से 48 से 51 में आप लोग को बोल रहा हूँ। तो इसमें जो देश है ना, सभी में सबसे अमीर व्यक्ति अपना भारत के ही हैं, और वो है मुकेश अंबानी, एशिया के सबसे अमीर। कुछ दिन के लिए अब देखिए क्या होगा कि भारत का जो सबसे अमीर अभी बनेगा ना, वही एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति होगा, क्योंकि यही है। चाइना के एक थे, वो पीछे हो गए हैं, ठीक है। एक समय के लिए वो भी कुछ में बीच में निकले थे, लेकिन फिर पीछे हो गए। अब मुझे संभावना है कि अगले साल या अगले 2-3 माह में गौतम अडानी बन सकते हैं, क्योंकि गौतम अडानी का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करा है और मुकेश अंबानी का बिजनेस उतना ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत पुराना बिजनेस हो गया है। हाई प्रॉफिट में है, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं कर रहा है जितना गौतम अडानी के ग्रोथ कर रहा है। तो ये अभी डिफरेंस याद मत करिएगा कि गौतम अडानी हो सकता है कि कुछ ही दिन में चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए मुकेश अंबानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कंपनी ने 5वां पेमेंट टेक स्टार्टअप इगिलियन टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण कर लिया है। देखिए इगिलियन टेक्नोलॉजी एक पुणे बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो काम कर रहा था, लेकिन उतना अच्छा से प्रोग्रेस नहीं, 2015 में स्थापित हुआ था, उतना प्रोग्रेस नहीं था। तो उसके बाद में क्या किया है, रेजर पे, यहाँ पेमेंट गेटवे जानते हैं, रेजर पे के अलावा ये सब काम ज़्यादातर दूसरा कोई नहीं करता। तो उसके बाद इसने अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण का मतलब उस कंपनी को खरीद लिया पूरा। उसके बाद में क्या हो रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। सरदार भगत सिंह के गांव का क्या नाम है जहां आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने सरदार भगत सिंह के गांव यानी यहाँ पे खटकर कला हो जाएगा, ठीक है। भगत सिंह के गांव का नाम है खटकर कला। वहीं पे जाकर इन्होंने मतलब वहाँ राजधानी चंडीगढ़ की बजाय उनके भगत सिंह के गांव में जाकर शपथ ली, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 मार्च 2022 को किस राज्य ने सर्वप्रथम 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए जो देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। देखिए बिहार सरकार में बिहार में जो परीक्षा में जो बिहार टॉपर घोटाला हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, बिहार सरकार ने वहाँ के बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष को बर्खास्त कर नया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद में वहाँ के जो बोर्ड अध्यक्ष हुए आनंद किशोर, उन्होंने बहुत सुधार किया और सुधार करते करते नतीजा ये रहा कि 19 दिन में एग्जाम के मात्र 19 दिन बाद ही लगभग 2 से 3 साल से देश में सबसे प्रथम बार यानी मार्च में ही रिजल्ट जारी कर दे रहे हैं। अब देखिए कि इस बार भी इन्होंने बिहार में यानी देश में बहुत सारे अभी राज्यों में तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है 12वीं बोर्ड का, लेकिन ये एग्ज़ाम करा के परीक्षा भी फाइनल घोषित मतलब रिजल्ट भी घोषित हो गया। तो समझिए कितना अच्छा तरक्की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फिल्म वर्तमान में विवादों में चल रहा है, ठीक है। तो अभी के समय में 10 कश्मीर फाइल जो जिसमें कश्मीरी पंडित विस्थापित पंडितों के बारे में बताया गया ना, उसके बारे में यहाँ पे पूरा चर्चा है। तो इसी यही अभी विवादों में चल रहा है, ठीक है। स्पाइडरमैन ये सब विवादों में नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म का निर्देशक कौन है? आप लोग अगर ये न्यूज़ सुन रहे होंगे तो उसमें हमेशा आप लोग विवादों में नाम आ रहा होगा, उसका नाम है विवेक अग्निहोत्री। यही इसके निर्देशक हैं, बनाए हैं इन्होंने। लगभग 4 सालों में 5000 घंटों का रिसर्च टाइम लगाया, बहुत सारी मेहनतों के बाद इसको पूरा किया है। 700 कश्मीरी पीड़ितों यानी कश्मीरी पंडित जो पीड़ित है, उनसे जाकर देश के विभिन्न शहरों में दौरा करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा किया, उनसे बात किया, फिर इसको बनाया है। तो इसलिए इनको नाम ज़्यादा विवादों में आ रहा है कि धार्मिक रूप को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा ये फ़िल्म का कहना है, मेरा इससे कुछ लेना-देना नहीं है, ठीक है। वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल कौन है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे ये करेंट अफेयर्स कैसे होगा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि जो न्यूज़ चर्चा में आ जाता है ना, वो करेंट अफेयर्स में आ जाता है। जैसे क्या हुआ मणिपुर में अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुआ है। अब वहाँ पे सब लोग याद करेंगे मुख्यमंत्री कौन बने, चाहे और सब क्वेश्चन याद पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, क्वेश्चन को अलग घुमा देता है। यहाँ मणिपुर के राज्यपाल यानी शपथ दिलाएंगे राज्यपाल, ठीक है। तो यहाँ राज्यपाल ला गणेशन होगा। कुछ लोग कहेंगे नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला का कार्यकाल पूरा हो गया और वो अभी इस पद पर नहीं है, उनका कार्यकाल पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद में ला गणेशन को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया। गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं और बंडारू दत्तात्रेय ये अलग राज्य का राज्यपाल है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भी क्वेश्चन भी क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री भाजपा के नेता यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ ज़्यादातर बयान दे रहे हैं, तो ये ज़्यादातर चर्चा में आ रहा है, ठीक है। इस वजह से इनका नाम चंद्रशेखर राव इनका नाम सबसे आगे हो जाता है, क्योंकि देखिए भाजपा वाले इन पर पारिवारिक राजनीति के यानी इनके बेटा और भतीजा ये लोग राजनीति में बहुत सारे परिवार के लोग हैं, इस वजह से ज़्यादा चर्चा में आ जा रहा है। उसके बाद में जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। ये किरण कुमार रेड्डी जो दोनों है ना तेलंगाना आंध्र प्रदेश, इससे जब दोनों एक था उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन तेलंगाना के बंटवारे के बाद जगनमोहन रेड्डी यहाँ पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है और चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब के राज्यपाल कौन है? पंजाब के राज्यपाल का नाम इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है, शपथ ग्रहण राज्यपाल ने दिलाया है। तो यहाँ पे बनवारी लाल पुरोहित होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे वीपी सिंह बदनौर बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन उनका भी कार्यकाल खत्म हो चुका है, इस वजह से ये नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर बनवारी लाल पुरोहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब वर्तमान राष्ट्रपति यहाँ पूछने का मतलब है कि रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों बहुत चर्चा में है, इसलिए है क्योंकि दोनों देश में युद्ध हो रहा है। अब बार बार अभी युद्ध अभी चल ही रहा है, लगभग एक माह लगभग होने को है, फिर भी अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए चर्चा में ये बने रहेंगे। तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो पहले कॉमेडियन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अब यहाँ पे क्या है कि जापान के कुछ ही दिन पूर्व जापान के प्रधानमंत्री बदले हुए हैं। जैसे शिंजो एबे चुनाव जीतकर वहाँ प्रधानमंत्री बने। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को शिंजो एबे सवाल होगा।
आप बहुत सारे लोग योशिहिदे सुगा यानी 3 नंबर वाले, मैं बता दूं शिंजो एबी चुनाव जीत कर वहाँ प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या हुआ उनका अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, ठीक है। और बचने की कोई संभावना नहीं थी, तो वहाँ पे उन्होंने तुरंत अपना त्याग पत्र दे दिया कि देश चलाने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, हमारे यहाँ हम लोग जैसा नहीं है कि अगर कोई नेता बिस्तर पे है फिर भी अपना शासन चलाते रहता है, चाहे अफ्रीका जैसा, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह नहीं होता है, वहाँ जिम्मेवारी लेता है नेता और तुरंत इस्तीफा दिया, ठीक है। उसके बाद में योशिहिदे सुगा को बनाया गया प्रधानमंत्री। लेकिन जब 1 साल बीता ना, तो इनके कार्यकाल में इन्हें खुद महसूस हुआ कि हम प्रधानमंत्री पा मतलब पद को सही से निर्वहन नहीं कर पा रहा है, यानी योग्य नेतृत्व नहीं दे पा रहे थे, सही से नहीं कर पा रहे थे। इस बात को उन्होंने खुद स्वीकारा था कि हम सही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से उन्होंने, और दूसरा बात है कि देश में थोड़ा उनके खिलाफ नफरत बढ़ता जा रहा था, उनके खिलाफ मतलब लोगों में, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में फूमियो ओसाका करके हैं, इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है कुछ दिन पहले। तो देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ मैं दे दूँगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में मैं चाहूँ तो दे दूँगा, लेकिन पीडीएफ में आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि यहाँ की क्या कहानी है। अब यहाँ पे मैंने तीनों बता दिया, आपको पीडीएफ देंगे, सिर्फ पीडीएफ रटेंगे, उसके बाद में फिर अगर हम चाहें तो वहीं नाम घुमा कर दे देंगे, तो आप लोग नहीं, जैसे जर्मनी और जापान हम पहले हम पढ़ते थे ना, तो रटते थे, क्या होता था कि जर्मनी और जापान, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड, ठीक है। हम पढ़ते थे क्या न्यूजीलैंड, आ जाते थे तो फर्स्ट टाइम ऑप्शन रहता था नीदरलैंड, वहाँ पर नीदरलैंड मार देते थे, तुरंत गलत हो जाता था, बाद में जाकर मिलाते थे जाए थे न्यूजीलैंड और नीदरलैंड दोनों अलग है। इसलिए मैं समझाने का प्रयास करूँ, कुछ दिन में आप लोग को मैं डिजिटल मैप से भी समझाने का प्रयास करूँगा उसके लिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर डिफरेंस करके पूरा आप लोगों को अलग करके दिखा रहा हूँ, ताकि कोई भी, आप जैसे जर्मनी और जापान, कई बार हम पहले शुरुआत समय में पढ़ते थे, याद करते थे आंसर जर्मनी, और वहाँ जाते थे तो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ऑप्शन आता था, जापान मार देते थे, जस्ट से नाम था। अब वहाँ पे हम ध्यान नहीं देते थे, दोनों एक दूसरे से दूरी के देश हैं, दोनों अलग अलग देश हैं, तो इस वजह से गलती हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को पीडीएफ देने की बजाय विश्लेषण करके बताता हूँ, ताकि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 मार्च 2022 को किस देश के शेयर बाजार में 2008 के बाद सबसे बड़ी उछाल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन, क्योंकि चीन में बहुत, यानी 2008 के बाद आज यानी 17 मार्च को वहाँ के शेयर बाजार में सबसे बड़ी उछाल आई है। वैसे तो आज दुनिया भर के शेयर बाजार में उछाल आई है, ऐसे भारत में आज 1 साल में सबसे बड़ी उछाल आई है, ठीक है। लेकिन चीन में सबसे बड़ी उछाल आई है 2008 के बाद में, इसलिए थोड़ा वीवीआई हो जाता है, क्योंकि इसका रीज़न ये रहा कि अमेरिका में ब्याज दर जो बैंक है वहाँ का फेडरल रिजर्व उन्होंने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे अब फेडरल रिजर्व भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मैं आप लोग को धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप वीडियो चाहते हैं, जैसा वीडियो चाहते हैं, कृपया कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसी आधार पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जो भी आप लोगों का सवाल हो सब कमेंट करते रहिए, मैं उसी आधार पर वीडियो बनाता रहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत ने रूस के खिलाफ मतदान किया। अब देखिए भारत कभी भी रूस के खिलाफ नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ पे भारत ने किया है। ये भी इस वजह से हो जा रहा है, क्योंकि भारत अब तक जो हुआ था मतदान, संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद, सब में रूस न भारत का साथ दिया था न यूक्रेन का साथ दिया था। यहाँ पे भारत ने क्या किया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 देशों का सदस्य है, वहाँ पे ये दोनों में तो अनुपस्थित रह गया, लेकिन यहाँ पे शायद अनुपस्थित नहीं रहना पड़ता है, किसी एक पक्ष का लेना ही पड़ता है, तो वहाँ पे भारत ने यूक्रेन का साथ दिया, यानी अमेरिकी के नेतृत्व वाले साथ दिया रूस को, क्योंकि वहाँ पे था कि तत्काल युद्ध रोकने का बात था, तो भारत भी चाह रहा है कि युद्ध रुक जाए, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पूरा विश्व में बहुत सारी तरह के दिक्कत आ जा रहा है। वैसे यूक्रेन का मतलब वहाँ देश का बर्बादी हो रहा है, फिर वहाँ पे यूक्रेन में फंसे बहुत से भारतीय छात्र जो यहाँ पे आ चुके हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में कुछ देखना है, इस वजह से उन्होंने अभी के समय में खिलाफ में मतदान किया है। वैसे ज़्यादातर पक्ष में भारत अभी भी रूस का साथ देता है और देता रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के वर्तमान जज कौन है। तो देखिए वहाँ पे जज जो थे ना, वो एक हर देश का अपना अपना जज होता है, तो कौन इसका निर्णय वहाँ पे अपना पक्ष लेता है, भारत का नेतृत्व करता है, तो उसमें उन्होंने नेतृत्व किया दलबीर भंडारी, ठीक है। अभी के समय में ही वहाँ पे भारत के जज मतलब जज है, ये पहले हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट के राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं दलबीर भंडारी।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया, ठीक है। ये प्रतियोगिता 17 मार्च 2022 यानी आज ही के दिन हुआ है। मैं आप लोगों को देखिए कितना करंट का व्यक्ति बता रहा हूँ। 17 मार्च 2022 को पोलैंड की एक लड़की ने जीत लिया है इस किताब को, यानी इसका राइट आंसर होगा पोलैंड, ठीक है। यहाँ पे आप लोग भारत में मिस यूनिवर्स होता है, मिस यूनिवर्स में भारत होगा, ठीक है। मिस यूनिवर्स मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, मिस यूनिवर्स में भारत और मिस वर्ल्ड आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस वर्ल्ड में ये आ गया पोलैंड, ठीक है। इस तरह से इसका सारा आंसर होता है। तो इस वजह से ध्यान में आप लोग मिस्टेक मत कीजिए कि भारत हमारा मिस वर्ल्ड में भारत नहीं, मिस यूनिवर्स में भारत और मिस वर्ल्ड में यहाँ पे पोलैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यानी अंतिम क्वेश्चन, दिल्ली का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसे 16 मार्च को 16 मार्च यानी कल 16 मार्च 2017 को आप लोग देख सकते हैं। 16 मार्च 2017 को हरीश चंद्र मिश्रा को यहाँ का दिल्ली का नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। इसी के साथ कि आज का वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका भी कोई भी राय सलाह सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें।